हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ एमबीबीएस कर रहे होगे आप 5 साल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे चल के जब फ्यूचर डॉक्टर बन जाएंगे उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी आएगी उसको हर एक का मतलब हम समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, और बहुत अच्छे से ध्यान से ये यूनिट जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके फ्यूचर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें बायो का मतलब तो पता ही होना चाहिए। अगर यदि नहीं पता है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम आज इस टर्म का मतलब भी जान लेंगे। बायो मीन्स होता है लिविंग। ठीक है, लिविंग क्या है? लिविंग वो चीज़ जिसमें जान है, जो अपना कॉपी नंबर बढ़ा सकता है, अपनी प्रोजेनी जो है वो बना सकता है। तो उसमें सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, चाहे हम सेल की बात करें, सेल के पार्ट की बात करें, टिश्यू की बात करें, ऑर्गन की बात करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात करूं, हम डॉग की बात करें, हम कैट की बात करें। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है? ये लिविंग है। इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये अपना नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो वो हर एक चीज़ जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, जो कि सांस लेता है, सांस छोड़ता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? लिविंग है। अब हम इन लिविंग चीज़ों के ऊपर अगर यदि कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसके अंदर कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, ठीक है, किसके अंदर कर रहे हैं भाई? लिविंग के अंदर। चाहे वो सेल हो सकती है, सेल का पार्ट हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो लिविंग चीज़ है उस पर हम क्या कर रहे हैं? एक टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए? कि उसमें हम कुछ फर्दर चेंज कर सके, कुछ बदलाव ला सके उसके अंदर। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि बायोटेक्नोलॉजी का जो टर्म है ये, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि बायो मीन्स लिविंग। लिविंग के ऊपर हम एक टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि उसके अंदर हम कुछ चेंज कर सके, कुछ बदलाव ला सके। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो रिसेंट टाइम में इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, ग्रो कर रही है, क्या पहले बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई नहीं होती थी? आपको अगर यदि इसके बारे में कोई भी थोड़ी बहुत कैसी भी इन्फॉर्मेशन है, कैसी भी जानकारी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि जब बहुत पुराना टाइम था, ठीक, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट उस टाइम पर भी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो चल रही थी, अप्लाई हो रही थी। कैसे? जैसे कि सबने सुना होगा कि दही जो है वो कैसे बनाया जाता है, पता होगा। अगर यदि नहीं पता है कि दही कैसे बनाया जाता है तो आज ही अपने घर में दही बनाने का प्रोसेस जो है वो सीख लेना। तो जो कर्ड बनाना था, जो ब्रेड बनाने का प्रोसेस है, जो वाइन बनाने का, जो बियर बनाने का, ठीक है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अगर कोई फूडी इंसान है तो छोले भटूरे ज़रूर खाए होंगे, डोसा ज़रूर खाया होगा, इडली ज़रूर खाई होगी, घर में मठरी ज़रूर बनी होगी किसी ना किसी के घर। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये सारी की सारे जो प्रोसेस हो रहे थे ये भी क्या थे? ये सबके सब बायोटेक्नोलॉजी के ही तो पार्ट हैं। कर्ड का फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि दही कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कुछ सैंपल है दही का। इसको हम क्या करते हैं? मिल्क के अंदर डालकर ओवरनाइट हम इसको रख देते हैं। ठीक है, जब हम इसको रखने के बाद दिन में देखते हैं तो कि सारा का सारा मिल्क जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? दही के अंदर, दही क्या है? ये बैक्टीरिया ही तो है। दही जो है वो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? जब हम उसको मिल्क के अंदर डाल देते हैं तो मिल्क का पीएच जो है उसको रिड्यूस कर देता है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, मतलब मिल्क को प्रेसिपिटेट कर देता है, जो कि दही की फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, जैसे छोले भटूरे का मैदा गूंथते हैं, ठीक है, मैदा गूंथने के बाद अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छे फूले फूले भटूरे बने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें थोड़ा बहुत दही भी डाल देते हैं। ठीक है, और उसको गूंद कर कुछ टाइम के लिए रख देते हैं कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो ये प्रोसेस जो है ये भी तो क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। लेकिन ये बहुत ही आम प्रोसेस थे जिनको हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यदि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आईवीएफ। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो जो टर्म होता है, अगर यदि इसका मतलब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। इन विट्रो मतलब होता है लैब। लैब के अंदर होने वाला कोई प्रोसेस जिसको हम इन विट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो जो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जब कोई कपल कंसीव करता है, जब अपना चाइल्ड जो है उसको चाहता है, तो क्या होता है? मेल और फीमेल जो होते हैं वो अपना रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का। लेकिन अब ये सारी की सारा प्रोसेस जो है वो हम इन विट्रो कंडीशन मतलब कि लैब के अंदर भी कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आईवीएफ, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, सिंथेसाइजिंग अ जीन, जीन को हम सिंथेसाइज भी कर पा रहे हैं, डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब क्या है? ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। अगर यदि हम, जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म था उसका मतलब समझ लिया था, हमारे अकॉर्डिंग ऐसे डेफिनेशन थी, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी किसने?
EFB ने, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन थी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में कुछ भी आ सकता है, सेल हो सकता है, सेल का कोई पार्ट हो सकता है, ठीक है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो जो नेचुरल साइंस है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर देना है किसके साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉग, मतलब कि मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या है, DNA। तो जो नेचुरल साइंस है उसको मिला देना है किसके साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉग, नेचुरल साइंस को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ मिला देना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सर्विसेज जो हैं वो मिलेंगी। सो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग टू प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि नेचुरल साइंस मतलब सेल, सेल का कोई पार्ट, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, इसको हमें किसके साथ मिला देना है, मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब DNA के साथ मिलाकर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं और हमें सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड होंगी। ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि ये डेफिनेशन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, टर्म जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसके जो प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो क्या क्या हैं। दो प्रिंसिपल हमें पढ़ने होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, दूसरा जो होता है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। पहले प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो प्रोसेस है, इसी के थ्रू हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, DNA और RNA जो है वो जेनेटिक मटीरियल होते हैं। तो जो जेनेटिक मटीरियल है DNA एंड RNA, ठीक है, इसकी केमिस्ट्री को हमें क्या करना है, चेंज करना है, जीन लेवल पर चेंज करना है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। अब ये कैसे करना है, जैसे कि ये क्या है, DNA है। DNA किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये बेस पेयर्स ही तो होते हैं। क्या बेस पेयर्स, ATGC CTA, ये बेस पेयर्स ही तो होते हैं, ठीक है। अगर यदि इन बेस पेयर्स में, इन जीन्स में चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये बेस पेयर, ये जीन जो है वो किसी एक करेक्टर को कोड कर रहा था, अगर यदि हमने इस ए की जगह पे हमने टी कर दिया, इसको जीन को चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो जाएगा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है इसकी चेंज हो जाएगी, जो फिनोटाइप है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो जीन लेवल पर, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री जो है उसको हम चेंज कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के थ्रू। अब ये जो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, जीन लेवल पर जो चेंज हो रहा है, जेनेटिक मटीरियल में जो हम चेंज कर रहे हैं, क्या ये चेंज ऐसे ही हो जाता है, लैब कंडीशन में आप आराम से कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टेराइल कंडीशन, मतलब कि कंटामिनेशन फ्री एरिया आपको चाहिए, जिसको हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। जैसे कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ICU वाला एरिया होता है, ठीक है। तो जब अगर यदि किसी ने कोई गया होगा किसी भी कारण से, आई होप कि ICU वाले एरिया में किसी को जाने की नौबत ना रहे, बट आपने मूवीज़ में और सीरीज़ वगैरह में देखा होगा, ICU में जब दिखाते हैं तो उससे मिलने के लिए जो भी पर्सन पेशेंट होता है, पहली बात तो एक ही इंसान को परमिशन दी जाती है मिलने के लिए। उसको भी कैसे भेजा जाता है, प्रॉपर मास्क पहनाकर, प्रॉपर हेड कैप पहनाकर, और जो उसके शूज़ वगैरह होते हैं उनको बाहर ही उतार दिया जाता है। उनके अंदर के शूज़ वगैरह जो होते हैं, चप्पल वगैरह जो होती हैं, वो पहनने को उन्हें बोला जाता है। तो पूरा का पूरा क्या करना होता है, हमें स्टेराइल कंडीशन जो है वो मेंटेन करनी होती है बायो लैब में, ठीक है। जो लैब्स होती हैं वहाँ पर जहाँ ये एक्सपेरिमेंट होना है, जेनेटिक मटीरियल में जो चेंज होना है। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पहला था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या है, जो जेनेटिक मटीरियल है उसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है उसको चेंज कर दिया जा रहा है, जीन लेवल पर चेंज कर दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस चेंज को करने के लिए हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर लैब का, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, कंडीशन जो है वो स्टेराइल होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो। तो इस दूसरे प्रिंसिपल को हम किस नाम से जानते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से। आई होप कि दोनों प्रिंसिपल जो है उनका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यदि नहीं आया है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेशन में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये टर्म जो है, ये पार्ट जो है नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे भी आप उतना सपोर्ट करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से वीडियोस बनाने की, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, ठीक है। अब हम आगे मूव करके चलेंगे कि जब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या नीड हो गई, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो है उसके थ्रू भी तो हम फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की नीड क्यों हुई, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की बात करें
ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की बात करें तो इससे भी तो हम फिनोटाइप जो है उसको चेंज कर पा रहे हैं, अपना डिजायर्ड कैरेक्टर जो हमें चाहिए उसको ले पा रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही क्यों ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है इसमें क्या होता था कि जो हमें डिजायर्ड जीन था वो तो मिलता ही मिलता था, साथ ही साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन भी इसमें आ जाते थे। जैसे कि मान लो एक एनिमल है जो कि मिल्क प्रोडक्शन जो है उसका अच्छा खासा है, ठीक है, उसकी मेटिंग हमने कराई कि हमें क्या हो, जो उसकी प्रोजेनी जो है वो ऐसी मिले कि उसमें भी मिल्क प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा हो। लेकिन जब मेटिंग कराई तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा जो कैरेक्टर था, डिजायर्ड वाला कैरेक्टर था, वो तो हमें नहीं मिला। ठीक है, कुछ अनडिजायर्ड जो है वो भी आ गए साथ में। इसको और अच्छे से हम समझ लें यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कि ये एक कपल है। ठीक है, इसके हेयर कैसे हैं, कर्ली हैं, और इसका कलर कैसा है, स्किन टोन कैसा है, ये इसका स्किन टोन डार्क है। ये हैं इनके हेयर जो हैं वो स्ट्रेट हैं और इनका कलर जो है वो कैसा है, फेयर है। ठीक है, इन दोनों की मेटिंग कराई, मेटिंग कराने के बाद एक प्रोजेनी मिलेगी। ठीक है, अब वो प्रोजेनी जो है, ये कपल जो है अपनी प्रोजेनी चाहता है कि मेरा जो बच्चा पैदा हो उसके कलर जो है, बाल जो हैं वो तो कर्ली आए, ठीक है, कर्ली हेयर्स चाहते हैं, लेकिन जो स्किन टोन है वो कैसा चाहते हैं, फेयर चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब मेटिंग होने के बाद बच्चा जब हुआ तो उसमें देखा कि उसके बाल तो कर्ली आए, हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर तो यहाँ मिला, हमें डिजायर्ड जीन तो आया ही आया, लेकिन जो कलर चाहते थे फेयर कलर आए, ये फेयर कलर ना आकर इसका कलर कैसा आया, डार्क कलर का आया। ठीक है, तो जो ये नहीं चाह रहे थे, अनडिजायर्ड जो जीन था, अनडिजायर्ड कैरेक्टर जो था वो भी आया ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में। मतलब हमारा जो मनपसंद का कैरेक्टर है वो तो आता ही आता है, साथ ही साथ इसमें जो हम नहीं चाह रहे वो वाला कैरेक्टर, वो वाला जीन जो है वो भी आ जाता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि सिर्फ हम ये चाह रहे थे कर्ली हेयर आए, स्किन टोन जो है वो फेयर हो, तो इस पूरे के पूरे डिजायर्ड जीन को हम किसके थ्रू सक्सेसफुली पा सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बनाया जाता है। री मीन्स क्या होता है, अगर यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो एक्चुअल डीएनए है उसमें हमने कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो एक्चुअल डीएनए था उसमें हमने कुछ चेंज किया तो डीएनए का कॉम्बिनेशन जो है नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, रिकॉम्बिनेशन, फिर से नया कॉम्बिनेशन बन गया डीएनए का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि एक्चुअल डीएनए में कुछ चेंज करके उसको उसका न्यू कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्लाइड आपको दिख रही है इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं लिखे हुए कि क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन ट्रांसफर क्या होता है। जब हम 11th-12th स्टैंडर्ड पर होते हैं तो ये जो क्लोनिंग है, वेक्टर है, प्लाज्मिड है, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, होस्ट सेल, ये सब बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर यदि आप इन टर्म्स को एकदम खुले दिमाग से अपने माइंड में फिट करोगे, हर एक चीज़ का मतलब समझोगे तो बहुत ही इजी होता है ये सारे के सारे टर्म्स। यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ इनका मतलब, और उसके बाद हम इसको इन सारे टर्म्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर यदि कहीं बोला जा रहा है क्लोनिंग या फिर जीन क्लोनिंग या फिर जीन ट्रांसफ़र, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, किसी लाइन में बोल दिया जाएगा क्लोनिंग, किसी लाइन में बोल दिया जाएगा जीन ट्रांसफर, किसी लाइन में आपको बोल दिया जाएगा जीन क्लोनिंग, फिर दिमाग घूम जाता है, खिचड़ी पक जाती है दिमाग में कि क्लोनिंग क्या था, अच्छा जीन क्लोनिंग क्या था, जीन ट्रांसफर क्या था, फिर दिमाग में आ जाता है खिचड़ी वाला काम। तो अगर यदि आपको क्लोनिंग कहीं लिखा हुआ है, जीन क्लोनिंग किसी स्टेटमेंट में है, जीन ट्रांसफर किसी स्टेटमेंट में है, तो तीनों का मतलब एक ही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, री मीन्स होता है फिर से, री एग्जाम देते हैं, ठीक है, फिर से एग्जाम दे रहे हैं हम, फिर से क्यों एग्जाम देते हैं हम, ठीक है, जैसे कि नीट एग्जाम में कोई स्टूडेंट इस बार फर्स्ट टाइम बैठने वाला होगा, कोई स्टूडेंट ड्रॉप करके बैठ रहा होगा, सेकंड टाइम दे रहा होगा, थर्ड टाइम दे रहा होगा, री नीट दे रहा होगा। क्यों दे रहा होगा? क्योंकि उसको अपना स्कोर जो है वो अच्छा करना है, ठीक है।
जो लास्ट टाइम का स्कोर था उससे बेटर उसको रिजल्ट चाहिए, तो उसने नीट एग्जाम दिया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल डीएनए का पार्ट था उसमें हमने कुछ चेंज किए, कुछ बदलाव किए और एक नया कॉम्बिनेशन बना लिया डीएनए मॉलिक्यूल का, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा टर्म। उसके बाद आता है कहीं पर अगर यदि वेक्टर लिखा है, वेक्टर क्या है, ये प्लाज्मिड ही होते हैं। और प्लाज्मिड क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर टर्म जो है वो ध्यान रखना है क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में ही होता है। तो जो प्लाज्मिड है जिसको हम वेक्टर भी बोलते हैं, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। अब यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे कि आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो रहते नहीं रहते ना, पीजी में रहते हैं या फिर रूम लेकर रहते हैं या अपने घर पर रहते हैं। घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है जहां पर आपकी क्लास लगती है, आप वहां जाते हैं, घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट तक गए तो किसी ना किसी के थ्रू तो जा रहे होगे, पैदल जा रहे होगे या फिर साइकिल से जा रहे होगे, स्कूटी से जा रहे होगे, ऑटो से जा रहे होगे, या पेरेंट्स जो है वो ड्रॉप कर रहे होंगे, किसी ना किसी माध्यम से तो जा रहे होंगे। आप एक जगह से दूसरी जगह पर किसी ना किसी माध्यम से जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक सेल से दूसरी सेल में हमें कुछ ट्रांसफर करना है, डीएनए को ट्रांसफर कराना है। तो जो माध्यम होता है यहां पर वो क्या होता है, वो वेक्टर होता है, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में हमें कुछ ट्रांसफर कराना है तो उसका माध्यम कौन होगा, वेक्टर होगा। कैसे होगा हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझेंगे। अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिनको हम कैंची बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप की कैंची होती है। मॉलिक्यूलर सीजर्स हो या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा हो या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस लिखा हो, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको काटने का काम करते हैं। ठीक है, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका अपना रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां पर उसे काटना है, उसको वो अपना रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि यहाँ पर मुझे कट करना है डीएनए मॉलिक्यूल को। उसके बाद अगर यदि कहीं पर लिखा है एलियन डीएनए, ठीक है, डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कहीं किसी स्टेटमेंट में लिख दिया फॉरेन डीएनए, किसी स्टेटमेंट में लिख दिया एलियन डीएनए, किसी स्टेटमेंट में लिख दिया डिजायर्ड डीएनए या जीन, तो सबका मतलब क्या है, एक ही है। अब आ जाती है बात होस्ट सेल की। होस्ट सेल क्या होती है, ये वो सेल होती है जिसमें हमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको ग्रो कराना है, उसका मल्टीपल कराना है, मल्टीप्लिकेशन, उसकी कॉपी नंबर जो है वो बढ़ाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की होस्ट सेल के अंदर। आई होप कि कुछ कुछ चीज़ें तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी। अब इन सारे टर्म्स को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सपेरिमेंट किया था 1972 में, दो साइंटिस्ट जो थे कोहेन और हर्बर्ट ने, ठीक है, इन्होंने कैसे ये चीज़ें, कैसे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाया, कैसे क्लोनिंग जो है वो की, ये स्टेप्स जो हैं वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सारे टर्म्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, देखने पर कुछ नहीं समझ में आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला है। जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद जब आप एनसीईआरटी की बुक में ये सारा का सारा प्रोसेस देखेंगे तो आपको हर एक एक लाइन का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, क्लोनिंग की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के प्रोसेस की, तो 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट में एक जो था वो था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक जो था होस्ट सेल जो है वो क्या थी, इकोलाई थी। इन्होंने क्या किया कि जो साल्मोनेला टाइफी था इसके पास अपना नेटिव प्लाज्मिड था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनके पास अपना जीनोम तो होता ही होता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो साल्मोनेला था इसमें क्या था, इसके पास अपना जीन तो था ही था, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए था जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, इसका अपना प्लाज्मिड था। अब ये जो प्लाज्मिड था इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड था इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली प्रॉपर्टी थी। तो इन्होंने सोचा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्यों ना हम लार्ज स्केल पर ग्रो कराएं। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, क्लोनिंग का प्रोसेस किया जिससे कि लार्ज स्केल पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी वाला जो जीन है वो ग्रो कर सके। तो ये जो सेल थी, ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, ग्रीन कलर का पार्ट यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वो पार्ट था प्लाज्मिड का जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है, ठीक है, डिजायर्ड जीन या फिर फॉरेन डीएनए बोले या फिर एलियन डीएनए बोले, ये जो डिजायर्ड जीन है इसको हमें काटना भी तो पड़ेगा
काटेंगे कैसे? स्पेशल टाइप की कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की हेल्प से इसको हमने कट कर लिया। किसकी हेल्प से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। कट करने के बाद यहां पर हमारे पास ये पार्ट जो है आ गया हमारा डिजायर्ड जीन। ठीक है, डिजायर्ड जीन किसका कैरेक्टर है? इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ये आ गया। अब ये जो डिजायर्ड जीन है इसको हम होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली तो ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रो ही नहीं करेगा उसके अंदर, तो इसको हमें किसी माध्यम से अपनी होस्ट सेल के पास पहुंचाना होगा। अब माध्यम मैंने क्या बताया था कि एक सेल से दूसरी सेल में अगर हमें कुछ ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एक माध्यम चाहिए। माध्यम क्या होगा? हमारा वेक्टर होगा जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये अनदर प्लाज्मिड, अनदर वेक्टर होगा जिसके थ्रू हम अपना डिजायर्ड जीन अपनी होस्ट सेल के अंदर पहुंचाएंगे। ठीक है, कैसे पहुंचाएंगे? ये भी क्या है? प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ही तो है, तो इसको भी तो हमें कट करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से करेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से। इसको हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है उसकी हेल्प से कट किया, यहां से हमने इसको कट कर लिया। अब बात याद है यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि जो हमारा ये वाला प्लाज्मिड जो हमने कट किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर कट करेगा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। ठीक है, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करेगा। अब जब हमने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर लिया तो हमें कुछ इस तरीके का पार्ट मिला। ठीक है, उसके बाद इसको हमें यहां पर क्या करना है? अटैच कराना है इसके साथ। तो अटैच कराने के लिए कौन आता है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम है जो कि क्या कराता है? डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको अटैच कराने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये भी डीएनए ही है एक तरीके से, और ये जो हमने कट किया यहाँ पर जो कट वाली साइड है इसमें हमें इसको अटैच कराना है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जो हमारा डिजायर्ड जीन वाला डीएनए था ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी थी कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट होगा, कट होने के बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से डिजायर्ड जीन जो है वो वेक्टर में अटैच होगा। अब ये जो हुआ ये क्या बना? एक कॉम्बिनेशन ही तो बन गया, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर था इसके पास कोई रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन हमने इसमें एक ऐसा पार्ट जोड़ दिया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी थी। तो ये जो सिंपल था इसके पास अब क्या आ गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी आ गई, मतलब कि डीएनए का नया कॉम्बिनेशन आ गया। इसमें हमने कुछ चेंज किया, कुछ बदलाव करा, जिसकी वजह से क्या हो गया? डीएनए का न्यू कॉम्बिनेशन बन गया, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। आई होप कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बना ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब क्या है? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हमने अपनी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ध्यान रखना है ये सारा का सारा प्रोसीजर स्टेराइल कंडीशन में हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है, लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ऐसे हवा में नहीं हो रहा है कि हमने डीएनए काट लिया और उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कर लिया। ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनवायरमेंट में चल रहा है, जहां पर किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन है। इवन जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो आप वहां पर बोल भी नहीं सकते हो। ठीक है, इतना स्टेराइल कंडीशन जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये हमारी होस्ट सेल के अंदर आ गया। अब जो होस्ट सेल है उसका खुद का भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर होने के बाद क्या ग्रो करने लग जाता है? कॉपी नंबर अपना बढ़ाने लग जाता है? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाता है। ये क्या करता है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या करता है? होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट हैं उनको यूज करता है, उसके बाद अपना कॉपी नंबर जो है वो बढ़ाता है, मतलब कि रेप्लिकेशन करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो जब ये होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, तो इसने क्या किया? होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल था इसके पॉलीमरेज एंजाइम यूज करे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू अपना कॉपी नंबर जो है वो इस तरीके से बढ़ाया कि एक सेल से 5, 10, 20 लाखों सेल्स जो है वो बना डाले, और उन हर एक सेल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली प्रॉपर्टी जो है वो आएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो आएगा। तो जब ये बहुत सारे कॉपीज बना लेता है अपने इस तरीके से, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्लोनिंग ही तो बोलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया जब बैक्टीरिया ने अपनी बहुत सारी प्रोजेनी बना ली तो इसको क्या बोला गया? क्लोनिंग। आई होप कि अब चीजें क्लियर हुई होंगी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, प्लाज्मिड क्या है। जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनके पास अपने जीनोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट इन 2 साइंटिस्ट ने किया तो साल्मोनेला टाइफी था, उसका जो नेटिव प्लाज्मिड था उसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट था उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स बोले, उससे कट किया। अब इसको हमें किसी माध्यम से, मतलब कि वेक्टर प्लाज्मिड के थ्रू कहाँ पहुंचाना है? होस्ट सेल में। तो
इसके लिए क्या होगा, वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, कट करने के बाद ये कैसे एक दूसरे से चिपकेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कराया जाएगा। होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके अपना कॉपी नंबर जो है वो बनाएगा, जिससे कि हर एक सेल में रिस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है वो आएगी, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। सो क्लोनिंग क्या होती है, होस्ट सेल क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, वेक्टर क्या है, फॉरेन डीएनए क्या होता है, डिजायर्ड जीन, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर यदि अभी भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से जरूर देखें, ध्यान से देखें, हर एक चीज का मतलब पहले समझें, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को समझें, ठीक है। अगर यदि उसके बाद भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब यहाँ पर मैंने एक स्लाइड में ये की टूल्स लिख दिए कि अगर यदि किसी बैक्टीरिया की कॉपी नंबर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए जो कि डिजायर्ड जीन को कट करेंगे, वेक्टर चाहिए, प्लाज्मिड मतलब एक माध्यम चाहिए जो डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर ले जाएगा। लेकिन जो डिजायर्ड जीन है उसको हमें किससे, वेक्टर के साथ अटैच करना होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना होगा तो वहां पर डीएनए लाइगेज एंजाइम की जरूरत होगी। और जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये होस्ट सेल के अंदर उसके पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके अपना कॉपी नंबर जो है वो बढ़ाएगा। सो इस तरीके से क्लोनिंग का प्रोसेस, या फिर हम कहें कि एक सेल से मल्टीपल कॉपी नंबर जो है सेल का बनाना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हो जाता है कंप्लीट। सेकंड प्रिंसिपल जो है उसमें कुछ नहीं है। इस फर्स्ट प्रिंसिपल को हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने के लिए स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी थी, जो कि था बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब हमने देख लिया कि हमने क्या किया, अपनी जो होस्ट सेल थी उसके पास कोई जीन तो था नहीं, रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो उस होस्ट सेल को हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रॉपर्टी वाला जो जीन था उसको क्या किया, ग्रो करा लिया। मतलब कि इकोलाइक सेल जो है वो मोस्टली लिए जाते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हमने अपनी होस्ट सेल को क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। जीएमओ शॉर्ट में इसको बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है अपना डिजायर्ड जीन। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस आइडेंटिफाई करने के बाद डिजायर्ड जीन को हमें होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, इंट्रोडक्शन कराना है। इंट्रोडक्शन कराने के बाद ये नहीं है कि ये ग्रो कर लेगा, बहुत सारे चांस होते हैं अनसक्सेसफुल होने के लिए। तो इसको सक्सेसफुल रेट पर ग्रो कराने के लिए हमें क्या करना है, एनवायरमेंट जो है उसको स्टेराइल कंडीशन जो है वो मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यदि कोई सेल जो है, होस्ट जो है, ऑर्गेनिज्म जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया है तो ये उसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, डिजायर्ड जीन के साथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका इंट्रोडक्शन करा दिया किसमें, होस्ट सेल के अंदर, फिर मेंटेन किया क्या, स्टेराइल कंडीशन, जिससे कि वो अपनी प्रोजेनी जो है वो बढ़ा सके, अपना कॉपी नंबर जो है वो इंक्रीज कर सके, एक सेल से बहुत सारी सेल्स जो है वो बना सके सक्सेसफुली। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या टूल्स जो हैं वो यूज होते हैं और एलॉबोरेटेड स्टेज पर हम देखने वाले हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।